कहानी के शुरुआत में एक अंधेरे जेल के अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम ली है। उसके सामने एक कागज का टुकड़ा है और वो अपने हाथ से बहुत ही बारीकी से एक नकली स्टैंप तैयार कर रहा है। ये ली कोई मामूली कैदी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही स्किल्ड आर्टिस्ट है। वो जेल के अंदर से किसी को एक लेटर भेजना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेटर भेजने के लिए जेल के पोस्टमैन को $10 देने होंगे और ली के पास तो $1 भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी अनबिलीवेबल स्किल का इस्तेमाल करके खुद के हाथ से एक नकली स्टैंप बना लेता है और ये स्टैंप इतना परफेक्ट होता है कि कोई चाहकर भी असली और नकली का फर्क नहीं पकड़ पाएगा। इसके बाद जब पोस्टमैन आता है तो ली उसे लेटर देना चाहता है, लेकिन पोस्टमैन $10 की डिमांड करता है। ठीक उसी वक्त सामने वाले सेल में मौजूद एक बुढ़ा कैदी अचानक बीमार होने का नाटक करके चिल्लाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से पोस्टमैन का ध्यान भटक जाता है और ली इसी मौके का फायदा उठाकर अपना लेटर चुपचाप उसके बैग में डाल देता है। अब ये लेटर वो किसे भेज रहा है और क्यों भेज रहा है, ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। इधर कुछ देर बाद पुलिस आकर ली को जेल से बाहर निकाल ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ली इतने दिनों से थाईलैंड की एक जेल में बंद था और अब हांगकांग पुलिस के इंस्पेक्टर हो उसे अपनी कस्टडी में ले आए हैं। इंस्पेक्टर हो उसे इंट्रोगेशन रूम में बिठाकर एक एक करके उसके खिलाफ लगे सारे चार्जेस पढ़ना शुरू करते हैं। पहला इल्जाम है नकली नोट बनाना। इसके अलावा 2 साल पहले कनाडा के एक हाईवे पर सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर उसने हमला किया था, जहाँ लगभग 7 गार्ड्स की जान चली गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद शहर में और भी कई अटैक्स हुए थे। पुलिस को शक है कि इन सब के पीछे एक इंटरनेशनल गैंग का हाथ है और ली पर इन सब घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है। लेकिन ली हमेशा की तरह सारे आरोपों से इनकार करता है। वो बार बार एक ही बात कहता है कि इन सब का मास्टरमाइंड पेंटर नाम का एक बहुत बड़ा माफिया है। हालांकि इस पेंटर का असली नाम क्या है या वो कहाँ मिलेगा, इसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे पाता। आज भी इंस्पेक्टर हो के सामने पेंटर के बारे में उसके मुंह से कोई काम की बात नहीं निकलती, बल्कि उसके चेहरे पर जबरदस्त खौफ दिखाई देता है। वो रोते हुए कहता है कि पेंटर उसे ढूंढकर मार डालेगा, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके वापस जेल भेज दिया जाए। इसके बाद पुलिस उसके ब्लड और हेयर सैंपल्स कलेक्ट करके क्राइम स्पॉट पर मिले डीएनए से मैच करती है और रिजल्ट में हर एक सैंपल ली के साथ पूरी तरह मैच हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका जुर्म अब दिन के उजाले की तरह साफ हो चुका है। पुलिस दोबारा उसे सच कबूल करने के लिए प्रेशर डालती रहती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ली सब कुछ मानने से इनकार कर देता है। ठीक इसी वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर युवान नाम की एक लड़की इंतजार कर रही थी। वह अपने लॉयर को लेकर आई है ताकि ली की बेल करवाई जा सके, लेकिन पुलिस उसे साफ मना कर देती है कि ली कई बड़े केसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह है, इसलिए उसकी बेल किसी भी हाल में मुमकिन नहीं होगी। हालांकि पुलिस एक शर्त रखती है, अगर ली पेंटर की असली पहचान बता देता है तभी उसकी जमानत के बारे में सोचा जाएगा। तब युवान खुद ली के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बताने की रिक्वेस्ट करती है और ली उसी पल अपना मुंह खोलता है और पास्ट की उन घटनाओं को बताना शुरू करता है। अब सीन कट होकर कई साल पहले के वक्त में चला जाता है। यहाँ हम ली और युवान को पहली बार देखते हैं। वे दोनों आर्टिस्ट थे और दोनों ही बहुत शानदार पेंटिंग्स बनाते थे। आर्ट के जरिए वे धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार हो जाता है। लेकिन उन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। युवान एक क्रिएटिव आर्टिस्ट थी जो अपने यूनिक स्टाइल में ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाती थी, जबकि ली कोई ओरिजिनल काम नहीं करता था। वह बस मशहूर आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स को हूबहू कॉपी कर लेता था। उसकी कॉपी करने की काबिलियत सच में अनबिलीवेबल थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन डुप्लीकेट पेंटिंग्स में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब यही कॉपी करने की ताकत आगे चलकर उसे एक खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। एक दिन लुक नाम का एक आर्ट गैलरी मालिक उनकी पेंटिंग्स देखने आता है। वह युवान का काम देखकर इम्प्रेस हो जाता है और सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है, लेकिन उसे ली की पेंटिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वे दूसरों के काम की कॉपी थी। लुक उन्हें अपनी एग्जीबिशन में रखने से मना कर देता है। तब युवान जोर देकर कहती है कि या तो उसे सारी पेंटिंग्स एक साथ खरीदनी होंगी वरना वह एक भी नहीं बेचेगी। लुक के जाने के बाद ली युवान से कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी सारी पेंटिंग्स टोक्यो के एक आदमी ने पहले ही खरीद ली हैं। लेकिन कुछ देर बाद युवान को समझ आ जाता है कि ली झूठ बोल रहा है। उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। असल में ली चाहता था कि उसकी वजह से युवान के करियर में कोई रुकावट न आए। खैर, एग्जीबिशन वाले दिन युवान अपनी पेंटिंग्स के बगल में चुपके से ली की एक पेंटिंग रख देती है। सब लोग काम की तारीफ कर रहे थे, तभी एक आदमी आकर ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। उसका यह बर्ताव देखकर युवान को इतना गुस्सा आता है कि वह उसके ऊपर पानी फेंक देती है। हालांकि एग्जीबिशन खत्म होने पर ली खुद जाकर उस आदमी से माफी मांगता है। तब वह आदमी हंसते हुए कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था ताकि ली उससे अकेले में मिलने आए, क्योंकि पूरी एग्जीबिशन से उसने जो पेंटिंग खरीदी थी वह ली की ही थी। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर वे काफी देर तक बात करते हैं। वह आदमी अपना इंट्रो पेंटर के तौर पर देता है। हाँ,
ये वही पेंटर है जिसका नाम ली बार बार पुलिस को बता रहा था। पेंटर ली की तारीफ करते हुए कहता है कि किसी भी तस्वीर को इस तरह कॉपी करना कोई छोटी बात नहीं है। वह सीधे ऑफर देता है कि तुम्हारा यह टैलेंट मेरे बहुत काम आएगा। अगले दिन ली पेंटर से मिलता है और कहता है कि वह उसका कोई भी ऑफर मानने को तैयार है। पेंटर हंसते हुए उसे अपनी टीम में वेलकम करता है, लेकिन ली को जो काम करना होगा वो सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पेंटर उसके सामने $1 थमाकर कहता है कि तुम्हें इस नोट को हूबहू तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि वो ली को सीधे सीधे जाली नोट बनाने का ऑफर दे रहा है। ली तुरंत बुरी तरह भड़क जाता है और उसके प्रपोजल को ठुकरा देता है। तब पेंटर बताता है कि उसका असली नाम सैंग है। पिछले 3 जनरेशन से वे जाली नोट छापने का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को जेल नहीं जाना पड़ा क्योंकि वो ये सारा काम बहुत ही सावधानी से करता है। अब सवाल ये है कि क्या ली आखिर में इस खतरनाक ऑफर के लिए राजी होता है? पेंटर तब ली को समझाने लगता है कि ये जो नया डॉलर छापा गया है इसमें मौजूद तस्वीरें और लेटर्स का पैटर्न इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हाई क्वालिटी के महंगे प्रिंटर्स भी उसे ठीक से प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ ली के हाथों की उस अनबिलीवेबल स्किल की जरूरत होगी और ली का काम देखकर ही पेंटर उसे इस ऑफर के लिए राजी करना चाहता है। ली पहले तो मना कर देता है, लेकिन अपनी खराब माली हालत के बारे में सोचकर आखिरकार मान जाता है। उस वक्त युवान एक एग्जीबिशन के लिए अमेरिका जा रही थी, इसीलिए ली उसे कुछ भी बताए बिना चुपचाप वहाँ से निकल आता है। इधर पेंटर उसे प्लेन से कनाडा ले जाता है। वहाँ वो ली को अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। इस टीम में जाली नोट बनाने में 20 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कुछ उस्ताद लोग हैं। हर कोई किसी न किसी काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है। वे सब मिलकर जाली नोट बनाने का एक बड़ा प्लान तैयार करने बैठते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि अमेरिकन डॉलर को कॉपी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर US डॉलर पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक फोटो होती है और ये फोटो कई बारीक लेयर्स के जरिए बनाई जाती है। फ्रैंकलिन के कॉलर पर छोटे छोटे लेटर्स में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा होता है। अब नए नोट्स में अमेरिकन सरकार ने और भी कई सिक्योरिटी लेयर्स जोड़ दी हैं, जिसकी वजह से बारीक पेंटिंग या एडवांस प्रिंट के बिना इस नोट को कॉपी करना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोट्स में एक खास इंक का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरफ से देखने पर पर्पल और दूसरी तरफ से देखने पर गोल्डन दिखाई देती है। इस चीज को मोर इफेक्ट कहा जाता है, यानी इंक में एक कलर चेंजिंग इफेक्ट है। इसका मतलब है कि इस नोट को बनाने के लिए उन्हें असली पेपर और यह खास इंक दोनों का जुगाड़ करना होगा। अब पेंटर की पूरी टीम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पर दिमाग लगाने लगती है। सबसे बड़ा चैलेंज था वाटरमार्क लगाने का काम। इसके लिए वे पुराने चाइनीज आर्टिस्ट्स की टेक्निक फॉलो करके 3 अलग अलग लेयर्स पर पेंट करने का प्लान बनाते हैं। सबसे बीच वाली लेयर पर बहुत ही बारीकी से वाटरमार्क सेट किया जाएगा और ये पूरा काम ली को अपने हाथों से पूरा करना होगा। अब मेन काम शुरू करने से पहले ली कुछ प्रैक्टिस नोट्स तैयार करता है। वो इतने परफेक्ट तरीके से नोट ड्रॉ करता है कि टीम के सभी लोग उसका काम देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद वे अचानक ईस्टर्न यूरोप चले जाते हैं। वहाँ एक नीलामी में पुराने बैंक नोट छापने की मशीन बिक रही थी और वे उसे खरीद लेते हैं। अब सवाल आता है कि असली बैंक नोट जैसा कागज कहाँ से आएगा। तब पेंटर एक कमाल की जानकारी देता है। वो बताता है कि USA सरकार जिस कागज से नोट छापती है, ठीक उसी क्वालिटी के कागज से वे टेलीफोन डायरेक्टरी भी तैयार करते हैं। बस ये बात सुनते ही वे उस डायरेक्टरी के छापे खाने में जाकर मालिक से सीधे 500 टन पेपर खरीद लेते हैं। अब इन पेपर्स को लेकर ली के डिजाइन के हिसाब से जाली नोट छापने का काम शुरू होता है। नीलामी से खरीदी गई उस विशाल मशीन में नोट पर नोट छपने लगते हैं और ये नोट देखने में बिल्कुल असली नोट जैसे ही लगते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी और वो थी कलर चेंजिंग मोर इफेक्ट। इसके लिए जो खास इंक चाहिए वो सिर्फ सरकारी दफ्तरों के पास ही मिलती है और इस इंक को हासिल करने के लिए पेंटर एक खौफनाक प्लान बनाता है। खैर, पेंटर अपनी टीम के साथ सेंट्रल बैंक की एक गाड़ी पर सीधा हमला बोल देता है। उस गाड़ी में उस कलर चेंजिंग इंक के कई बैरल थे और पेंटर उन्हें ही लूटने आया था। अब न चाहते हुए भी ली को इस काम में उसके साथ जाना पड़ता है। गाड़ी छीनने की कोशिश के दौरान गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और जवाब में पेंटर की गैंग भी पलटवार करती है। इस भीषण गोलीबारी के बीच बेचारा ली बुरी तरह फंस जाता है। तभी एक गार्ड अचानक ली की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त पेंटर आकर उस गार्ड को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद पेंटर बम फेंककर दूर की एक गाड़ी को उड़ा देता है, जिसकी वजह से बाकी गार्ड्स भी मारे जाते हैं। फिर वे इंक के बैरल लूटकर तेजी से वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इतने सब के बीच पहली बार पेंटर का ऐसा हिंसक रूप देखकर ली के अंदर रूह कांप जाती है। अब तक डरते डरते जाली नोट तो बना रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे खून खराबे में भी शामिल होना
पड़ेगा। पर अब वो एक ऐसे दलदल में फंस चुका था जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इधर मोर इफेक्ट वाली इंक लाने के बाद वे उसे प्रिंटर में लगाकर दोबारा नोट छापना शुरू करते हैं और अब जो नोट बाहर निकलते हैं उन हर एक नोट में असली नोट की तरह ही कलर चेंजिंग इफेक्ट दिखाई देता है। ये नजारा देखकर पूरी टीम खुशी से उछलने लगती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बना लिया था जिसे असली नोट से अलग करना नामुमकिन था। लेकिन ली अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था। वह पेंटर से पूछता है कि जब यह इंक खत्म हो जाएगी तो क्या फिर से लोगों को मारकर इंक लानी होगी? इससे बेहतर है कि मैं खुद यह इंक बनाने की कोशिश करके देखूं। लेकिन पेंटर उसकी बात सुनकर उसे जोर से झिड़क देता है और चुप करा देता है। अब पेंटर के ऑर्डर पर उसके लोग सूटकेस में भरकर जाली नोट अलग अलग देशों में स्मगल करना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका जाली नोटों का साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता जाता है। लेकिन पुलिस को पहले ही उनकी हरकतों की भनक लग चुकी है। विंग नाम के एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर को इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। यह विंग इंस्पेक्टर हो के साथ मिलकर पेंटर की गैंग की मूवमेंट को फॉलो करना शुरू करता है। फिर एक खरीदार का भेष बदलकर वे सीधे गैंग के मेंबर्स से मिलने जाते हैं। यहाँ पेंटर के लोग समंदर के बीच एक नाव पर पार्टी कर रहे थे। हालांकि पेंटर और ली वहाँ मौजूद नहीं थे। विंग वहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व करता है और फिर निकल जाता है। लेकिन पेंटर का असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। पेंटर जनरल नाम के अपने एक पुराने क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वह ली को साथ लेकर जनरल के घर की तरफ रवाना होता है। रास्ते में ली पेंटर को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है। वह कहता है कि उसे एक खास किस्म के कारपेंटर के बारे में पता है जिससे मोर इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस इंक से डॉलर बिल पर दो अलग अलग एंगल से दो रंगों का इफेक्ट लाया जा सकेगा और इसके लिए किसी को मारना नहीं पड़ेगा। पेंटर उसका यह आइडिया सुनकर काफी खुश होता है और वादा करता है कि वह ली के नाम पर एक रिजॉर्ट खरीद कर देगा जहां वह युवान के साथ अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकेगा। लेकिन तभी पेंटर अचानक ली के हाथ में एक बम का रिमोट थमा देता है और कहता है कि मेरे इशारे पर ही तुम्हें यह बटन दबाना होगा। इधर जनरल के घर पहुंचने के बाद मीटिंग नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। जनरल पेंटर को अच्छे दाम पर नकली नोट खरीदने का ऑफर देता है और कहता है 6 महीने के लिए अपनी पूरी गैंग के साथ मेरे यहाँ शिफ्ट हो जाओ और मेरे लोगों को भी अपने जैसा परफेक्ट नकली नोट बनाना सिखा दो। फिर जनरल हंसते हुए कहता है अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो वे इस डील के लिए तुरंत मान जाते। ये बात सुनते ही पेंटर के चेहरे के हाव भाव भयानक तरीके से बदल जाते हैं। वह धीरे से कुर्सी से उठकर जनरल के पास जाता है और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है 7 साल पहले तुमने ही मेरे पिता का खून किया था। यह सुनकर जनरल समझ जाता है कि पेंटर यहाँ बिजनेस करने नहीं बल्कि बदला लेने आया है। पेंटर अपनी शर्ट खोलकर दिखाता है कि उसकी पूरी बॉडी पर बम बंधे हुए हैं। फिर वह चिल्लाकर ली को रिमोट का बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे थर थर कांप रहा ली अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा है। पेंटर के और भी जोर से डांटने पर ली के हाथ से रिमोट जमीन पर गिर जाता है और गिरते ही उसका स्विच दब जाता है। लेकिन धमाका पेंटर की बॉडी पर बंधे बमों से नहीं होता क्योंकि वे तो नकली थे। असल में ब्लास्ट बाहर पार्क की हुई पेंटर की गाड़ी में होता है। मतलब क्या ही बोलूं, यह आदमी अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा बम लेकर घूम रहा था। धमाके के जोरदार झटके से जनरल के कई लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। बाकी लोग दौड़ कर आते हैं और पेंटर पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन पेंटर दोनों हाथों में 2 पिस्टल लेकर ऐसे स्टाइल में गोलियां चलाता है कि एक के बाद एक लोग जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी क्योंकि जनरल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। पर पेंटर ने इसके लिए पहले से इंतजाम कर रखा था। उसका एक साथी दूर जंगल से लगातार रॉकेट लॉन्चर दागना शुरू कर देता है। रॉकेट लॉन्चर के हमलों से वहाँ सब कुछ उड़ जाता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। चारों तरफ धुएं और बर्बादी के बीच पेंटर 2 राइफलें लेकर और भी लोगों को साफ कर देता है। फिर उसके कुछ और साथी गाड़ियां लेकर आते हैं और जनरल के आदमियों को कुचलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जनरल के कुछ लोग जंगल में घुसकर रॉकेट लॉन्चर चलाने वाले बंदे को खत्म कर देते हैं। इन सब के बीच बेचारा ली एक कोने में दुबक कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये गोलीबारी काफी देर तक चलती रहती है। आखिर में जनरल खुद एक आर्मर्ड कार लेकर आता है और पेंटर पर सीधी फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन पेंटर जबरदस्त स्टाइल में कूदकर उस पर गोलियां चलाता है और गाड़ी के सही हिस्से पर निशाना साधकर पूरी गाड़ी को ही पलट देता है। इस तरह वह जनरल का भी काम तमाम कर देता है। मगर इस जंग के दौरान चिंग नाम की एक लड़की जो जनरल के लिए काम करती थी, उसकी बॉडी में आग लग जाती है। ली दौड़ कर जाता है और उस आग को बुझा देता है, लेकिन तब तक उसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। लौटते वक्त पेंटर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और फिर धमाका करके जनरल के पूरे ठिकाने को मिट्टी में मिला देता है। करीब 1 महीने बाद चिंग धीरे धीरे अपनी चोटों से ठीक होने लगती है। पेंटर उसे एक नई आईडी और पासपोर्ट देता है जिस पर उसका नाम युवान लिखा था। ये देखकर ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि युवान उसकी प्रेमिका का नाम है, लेकिन पेंटर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इस तरह नई पहचान के साथ चिंग पेंटर की गैंग में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे ली की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हालांकि ली इन सब बातों को
ज्यादा भाव नहीं देता। इसी बीच एक दिन वे सब मिलकर युवान का आर्ट शो देखने जाते हैं, जहाँ पेंटर ली से कहता है कि उसने उसके लिए रिजॉर्ट का इंतजाम कर दिया है। अब वो युवान के साथ सुख शांति से अपनी जिंदगी गुजार पाएगा। लेकिन ली दुखी होकर कहता है कि क्या युवान को एक क्रिमिनल के खरीदे हुए रिजॉर्ट में रहना पसंद आएगा। ठीक तभी उन्हें पता चलता है कि युवान उस आर्ट गैलरी के मालिक लुक से शादी करने जा रही है। असल में ली ने काफी दिनों से युवान से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था, जिसकी वजह से युवान ने उसका और इंतजार नहीं किया और लुक के साथ रिलेशनशिप में आ गई। यह खबर जानने के बाद ली चुपचाप गैलरी से बाहर निकल आता है और पेंटर को बताता है कि वह और चिंग अब यह गैंग छोड़ना चाहते हैं। पेंटर बुरी तरह भड़क कर उसे गालियां देता है और कहता है कि इंक बनाने का काम खत्म करके ही वह यहाँ से जा सकता है। इधर वह अंडरकवर ऑफिसर विंग अब भेस बदलकर सीधे पेंटर से मिलना चाहता है, लेकिन पेंटर के मन में पहले से ही शक था। वह छानबीन करके पता लगाता है कि अंकल यान नाम के उसके एक गैंग मेंबर ने एक घड़ी खरीदी है और उसे खरीदने के लिए उसने उनके अपने बनाए हुए जाली नोटों का इस्तेमाल किया है, जबकि पेंटर की गैंग का सख्त रूल है कि कोई भी खुद के जाली नोटों से कुछ भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब था कि यान ने रूल्स तोड़े हैं और उसकी इसी गलती की वजह से पुलिस को उनकी हरकतों का पता चल गया है। इसी वजह से पेंटर यान को सजा देना चाहता है। यान उसके सामने गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी पत्नी और बेटी की जान की भीख मांगता है, क्योंकि पेंटर का एक और खौफनाक नियम है, अगर कोई गलती करता है तो उसके परिवार को भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पेंटर यान की रोने धोने वाली बातों पर ध्यान नहीं देता और ठंडे दिमाग से सीधे उसे गोली मार देता है। यह बेरहम कत्ल देखकर ली खुद पर काबू नहीं रख पाता। वह तुरंत पेंटर पर झपट पड़ता है, लेकिन पेंटर उसके कान के पास से गोली चला देता है और उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का जड़ देता है। इधर विंग दोबारा भेस बदलकर पेंटर से मिलने आता है, लेकिन पेंटर को उसके सारे प्लान पहले से पता थे, इसलिए बात करने के दौरान वह अचानक ली से कहता है कि वह विंग को गोली मार दे। लेकिन इस बार भी ली अपनी जगह से हिल नहीं पाता। आखिर में पेंटर खुद ही विंग को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद वह ली पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसके सामने कुछ ऐसा रिवील करता है जिसे सुनकर ली के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। पेंटर दिखाता है कि उसने युवान और उसके होने वाले पति लुक को इस वक्त बंधक बना रखा है, यानी इस आदमी ने किसी तरह युवान और लुक को किडनैप कर लिया था, सिर्फ ली को ब्लैकमेल करने के लिए। पेंटर ली को सीधे लुक पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन ली इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं होता। वह उल्टा पेंटर पर ही पिस्तौल तान देता है। इसी दौरान ट्रिगर दबने से अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, जिसमें लुक मारा जाता है। इसके बाद पेंटर और ली के बीच एक जबरदस्त गन फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान चिंग आकर पेंटर के आदमियों को एक के बाद एक खत्म करने लगती है। आखिर में ली सीधे पेंटर के सीने में गोली मारकर उसे भी खत्म कर देता है। इधर ली युवान को बचाना चाहता है, लेकिन चिंग युवान को जान से मारने की धमकी देकर उसे रोक देती है। असल में चिंग ली की तरफ काफी अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वह किसी भी हाल में युवान को ली के पास नहीं जाने देना चाहती थी। ली के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह युवान को वहीं छोड़कर वहां से निकलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वह पैसों का बैग लेकर उसी रिजॉर्ट में चला जाता है जो पेंटर ने उसके लिए खरीदा था। अगली सुबह ली अखबार में पढ़ता है कि पुलिस को पेंटर की डेड बॉडी नहीं मिली है। तब उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि शायद पेंटर मरा नहीं है और वह युवान को मारकर बदला लेगा। इसलिए ली युवान को बचाने के लिए तेजी से निकलता है, लेकिन इसी बीच रास्ते में पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। यानी इसके बाद जो हुआ वह हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पुलिस ली के सामने शर्त रखती है कि अगर वह पेंटर के बारे में सारी जानकारी देगा तभी उसे जमानत मिलेगी, और जिस युवान को ली छोड़ कर आया था वही युवान उसे बचाने आई है, क्योंकि ली ने जेल से लेटर लिखकर उससे माफी मांगी थी। याद है मूवी की शुरुआत में नकली स्टैंप लगाकर लेटर भेजने वाली बात? वह लेटर असल में इसी युवान को भेजा गया था। इधर युवान की सलाह पर ली पेंटर के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ पुलिस को सच सच बता देता है। पुलिस उसे पेंटर का एक स्केच बनाने के लिए कहती है, जिसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और पुलिस उसे एक होटल में ले जाकर छोड़ देती है। वहाँ ली युवान से माफी मांगता है और उनके बीच एक रोमांटिक पल बीतता है। ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर हो को पुलिस की वर्दी पहने एक आदमी दिखाई देता है, जिसका चेहरा ली के बनाए हुए पेंटर के स्केच से हूबहू मिलता है। और मजेदार बात यह थी कि वह आदमी पुलिस की वर्दी पहनकर खुद पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा था, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर उसे तुरंत अरेस्ट कर लेता है। सबको लगता है कि देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आखिर पकड़ा गया, लेकिन वह आदमी हैरान होकर चिल्लाता है, मैं क्रिमिनल कब से हो गया? मैं तो एक मामूली पुलिस कांस्टेबल हूँ। जब वह अपनी आईडी दिखाता है तो इंस्पेक्टर हो का चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि ली ने उन सबको इतनी देर से बेवकूफ बनाया है। लेकिन यकीन मानिए, असली सच तो अभी बाकी है और ये इतना चौंकाने वाला है कि आप दंग रह जाएंगे। क्या आप अभी तक बात समझ पाए? इतनी देर से जिस भयानक पेंटर की कहानी सुनाई जा रही थी, वह पेंटर असल में कोई और नहीं बल्कि खुद ली है। जाली नोट डिजाइन करने से लेकर सेंट्रल बैंक की गाड़ी पर हमला करने और जनरल के ठिकाने पर
पर नरसंहार करने तक ये सब कुछ उसने अकेले ही अंजाम दिया था। लेकिन खुद को बचाने के लिए उसने पुलिस के सामने बहुत ही मासूम बनकर पेंटर नाम का एक काल्पनिक किरदार खड़ा कर दिया, और जिस बेचारे पुलिस कांस्टेबल को उसने गिरफ्तारी के वक्त ड्यूटी पर देखा था, उसी का चेहरा उसने पेंटर के स्केच के तौर पर बना दिया। सोचिए, पूरी मूवी के दौरान हमें लगा कि ली एक मासूम आर्टिस्ट है जिसे जबरदस्ती इस जुर्म में घसीटा गया, जबकि वही इस पूरे ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड था। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी भयानक सच ये है कि चीन से आने के बाद ली की युवान से कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। जो लड़की उसे बचाने पुलिस स्टेशन आई थी और जिसके साथ वह होटल में था, वह असल में युवान नहीं थी, वह वही चिंग थी जिसकी ली ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे युवान का चेहरा दे दिया था। याद है जनरल के ठिकाने पर उस जंग के दौरान चिंग का चेहरा झुलस गया था। ठीक उसके बाद ली ने उसे युवान जैसा बनवा दिया, क्योंकि वह असली युवान को कभी हासिल नहीं कर सका था, इसलिए उसने चिंग को युवान बनाकर अपने पास रख लिया। खैर, अगले दिन नकली युवान बनी हुई चिंग बुरी तरह चिढ़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ली ने उसे कभी चिंग के तौर पर प्यार किया ही नहीं, वह तो बस उसके अंदर युवान का चेहरा ढूंढता रहा। इसी गुस्से में चिंग असली युवान और उसके बॉयफ्रेंड लुक को किडनैप कर लेती है और ली से कहती है, अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो इन्हें खत्म कर दो। तब उनके बीच गन फाइट शुरू होती है और उस गोलीबारी में लुक मारा जाता है। इसके बाद जब ली वहाँ से भागता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन वही चिंग फिर से उसे बचाने आती है, क्योंकि ली ने जेल से लेटर लिखकर उससे माफी मांगी थी। अब ये सारा सच जानने के बाद इंस्पेक्टर हो तुरंत होटल की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल के सारे गार्ड्स को खत्म करके ली और चिंग पहले ही फरार हो चुके थे। अब वे दोनों समंदर के रास्ते एक बोट में बैठकर हांगकांग से बहुत दूर भाग रहे थे। लेकिन तभी चिंग अचानक एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर ली का दिल टूट जाता है। चिंग बताती है कि वह जानबूझकर बोट को गोल गोल घुमा रही है और यहाँ आने से पहले उसने एक लाइटर पर बोट का नंबर लिख दिया था ताकि पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढ ले। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि चिंग समझ गई थी कि ली उसे कभी प्यार नहीं करेगा, वह सिर्फ उसके चेहरे में बसी युवान से प्यार करता है। यानी चिंग भी अब ली से बदला लेना चाहती है। तभी ली देखता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वह तेजी से बोट चलाकर भागना चाहता है, लेकिन चिंग ने बोट में पहले से ही एक्सप्लोसिव्स छिपा रखे थे। वह ट्रिगर दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ पूरी बोट आग के गोले में बदल जाती है। आखिर में वह आग उन दोनों को निगल लेती है। ली की मौत के बाद इंस्पेक्टर हो असली युवान के पास जाता है। वह उसे बताता है कि उन्होंने पेंटर की पहचान कर ली है। अब युवान को तो यह पता ही नहीं था कि ली ही असली पेंटर है, क्योंकि किडनैप के वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। जब इंस्पेक्टर हो उसे ली की फोटो दिखाता है तो वह कहती है, हाँ, मैं इस आदमी को जानती हूँ, ये कभी मेरा पड़ोसी हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि ली और युवान के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। उसका प्यार पूरी तरह से एक तरफा था और उसने कभी युवान से अपने दिल की बात भी नहीं कही थी। वह उसके लिए इतना ऑब्सेस्ड था कि वह युवान जैसा आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके जैसा ओरिजिनल आर्टिस्ट बनना ली के बस में नहीं था। इसीलिए उसने अपनी कॉपी करने की जबरदस्त स्किल का इस्तेमाल करके एक गलत रास्ता चुन लिया। उसका प्लान था कि बहुत सारा पैसा कमाकर वह एक दिन युवान के सामने सिर उठाकर खड़ा होगा, लेकिन उसका वह सपना भी आखिरकार राख हो गया। समंदर के काले पानी में बिखरे हुए बोट के टुकड़े, जलते हुए कागज की राख और एक कमाल के टैलेंट का यह बेकार अंत जिससे उसने प्यार किया, वह उसे जानती तक नहीं थी, और जिसने उसे प्यार किया उसकी उसने कभी कद्र नहीं की। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।